हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टारगेट है आपका कि इस बार जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि सीटेट का जो बेस है वो आपका है एनसीईआरटी। अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़नी ही पड़ेगी। ये जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, ये एक एक चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो सीटेट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। अब सीटेट का एग्ज़ाम निकालना कोई ऐसे खीर खाने के बराबर नहीं है कि आप बिना पढ़े और 5 दिन में गए और एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अपना टारगेट रखिए कि 15 जून तक आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है और उसके बाद के जो आपके 15 दिन बचते हैं उसमें सिर्फ आपको रिवीज़न करना है। ठीक है, तो आपका सारी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि 15 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये अभी हमारी जो है ये हमारी क्लास 7th की पॉलिटी चल रही है, जिसका ये 5th चैप्टर है। इस वीक में आपकी क्लास 7 कंप्लीट हो जाएगी और कमिंग वीक में आपकी क्लास 8th भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लास 8 उसके बाद हम अपना हिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री भी मैं आपकी जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट कराऊंगी। सिर्फ आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट रहेगा। तो फिर हम ऐसे करेंगे कि एक वीडियो आपकी ज्योग्राफी की चलती रहेगी और बाकी के आप जो ये पॉलिटी और हिस्ट्री है इनका मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करा दूँगी। तो आपका टाइम पे ही सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इसके 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चैप्टर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है औरतों ने बदली दुनिया। अब इस पूरे चैप्टर में आप समझेंगे कि औरतों ने अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आप को एजुकेटेड करने के लिए कितने संघर्ष किए हैं। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में समझेंगे। जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपने देखा था कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता। हमने ये भी पढ़ा था कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। मतलब घर की लेडीज सुबह 5 बजे उठ जाएं, चाहे सुबह 4 बजे उठ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को 12-1 उन्हें बज ही जाता है अपना काम ख़त्म करने, फिर भी कुछ छोड़ के ही सोती हैं, पूरा फिर भी ख़त्म नहीं होता है। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष करे थे कि लड़के और लड़कियों को समानता का अधिकार दिया जाए, उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए थे, ये भी सब आप इस चैप्टर में समझेंगे। अब पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर में हम हाल में वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी आप डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, ये देखिए इमेज कैसे औरतों ने दुनिया को हाथ में लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इमेज बनाई हुई है, ये एनसीईआरटी के बच्चों के लिए हैं जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं कि आप अलग अलग इमेजेस बनाइए। हम लोग अपना जो मेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर्स को। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आ जाता है कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अब ये जो रोज़ी मैडम है, इनकी कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुष का चित्र बनाया। उन्होंने इस कारण उन्हें लगता था कि घर के बाहर महिलाएं कुछ खास तरीके के काम अच्छी तरह कर सकती हैं। जैसे कि बहुत लोग मानते हैं कि महिलाएं नर्स अच्छी हो सकती है, या टीचर के लिए आप लेडीज़ को सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि भाई अगर लड़की हो तो टीचिंग लाइन ज्वाइन करो, बहुत आराम वाली है, सब आप उसमें अपनी फैमिली और जॉब दोनों को इजीली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इस प्रकार माना जाता है कि विज्ञान और तकनीकी या दिमाग की ज़रूरतें होती हैं तो लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। मतलब अगर कहीं भी किसी की टेक्निकल वर्क की बात आती है करने की, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं या महिलाएं हैं वो उसको नहीं अच्छी तरीके से कर सकती। जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो उसको अच्छी तरीके से कर सकती हैं। यह आपका आ जाता है रूढ़िबद्ध धारणाएँ। और इस चैप्टर से आप यकीन मानिए हर साल हर बार जितना भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है क्वेश्चन आता ही आता है। और सेम एक बार तो ये रोज़ी मैडम वाला ही आया था। ठीक है, मैं जब आपको PYQs कराऊंगी ना तो आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टीरियोटाइप से रिलेटेड। ठीक है,
अब लोग इस तरह विश्वास करते हैं कि बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और परीक्षण करने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है, क्योंकि अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी करके अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें, तो शादी कर लें, अभी अपने घर परिवार को संभालें, बच्चों को संभालें, यही उनका एक लक्ष्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी तरीके का कोई भी दबाव नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि उन्हें अधिक वेतन मिले, यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि अगर आपने जो क्लास 6 में पढ़ा था उसमें लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है कि अगर आप लड़के हो और अगर आप रो गए तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इनका है रेल इंजन में, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा है। क्योंकि रेल इंजन चलाने के लिए सबसे हमेशा कहते हैं कि जितने भी लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो ही रेल इंजन चलाएंगे। लेकिन ये एक बेटी है ऐसी भारत की जिन्होंने इस रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ा है। ये झारखंड के एक गरीब परिवार की है और लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। वो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है। ये एग्जाम्पल भी आपसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है, तो वो कौन है, लक्ष्मी लाकरा। ठीक है, चलिए अब ये पूरी आपको इनके बारे में स्टोरी कि किस तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करी और उसके बाद इन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर करा, किस किस चुनौती का इन्होंने सामना भी किया। ठीक है, चलिए तो ये सारी अब आप आगे देख लेते हैं। परिवर्तन के लिए सीखना। अब स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। लेकिन आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात मानी जा सकती है। परंतु अगर अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे, अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या जो उनके बुजुर्ग करते थे। आपने देखा है ना कि जो कोई भी लकड़ी का काम करता है या कोई कारपेंटर का काम करता है तो उसके बच्चे भी वही काम सीख लेते हैं, फिर उनके बच्चे भी वही काम सीख लेते हैं, फिर उनके बच्चे भी वही काम सीख लेते हैं। तो क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज़ सीखते चल जाती है। बहुत ही कम चुनिंदा लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, लड़कियों की स्थिति और भी ख़राब है। यहाँ तो ये लड़कों की बात हो रही है, लड़कियों की स्थिति उससे भी ज़्यादा ख़राब है। जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। ये बहुत पहले के ज़माने की बात हो रही है। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। इनका ये मानना था कि अगर आप कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी, चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। मतलब वो क्या हो गया कि आपने सारी प्रिपरेशन एक तरीके से अपनी कर दी, लेकिन जो मेन चाक को घुमाने वाला काम है वो बस आपने नहीं करा। अगर आपने वो नहीं करा तो आप कुम्हार नहीं हो। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है कि 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पहले अगर शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उसमें नए नए विचारों ने जन्म लिया था। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए थे। समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी थी जिन्होंने पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं राम सुंदरी देवी की, इनका अगर हम अनुभव पढ़ते हैं तो जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी, 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। उनकी पुस्तक है अमार जीबन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ठीक है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा था। अब वो उन्होंने क्या लिखा अपनी आत्मकथा में, वो बताती थी कि वो सबसे सुबह उठकर काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा थी, पनपने लगी थी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी।
मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत, ये जो एक संत हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, तब मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊँ तो तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए थे। जब पुस्तक अंदर रख दी गई तो मैंने चुपके से उसका पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि किसी को मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा लिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती थी। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों के एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख गई थी। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से उन्होंने ये चीज़ पढ़नी शुरू करी। अगर हम आज की डेट में देखें तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं, लेकिन आज जो हमें ये इतनी फैसिलिटीज़ मिली हैं, जितनी सुविधाएं आज हमें मिली हैं, ये सब इन लोगों के ही संघर्ष का परिणाम है। अगर ये लोग संघर्ष नहीं करती तो चीज़ें आज भी एज इट इज़ ही चली आती। अब जैसे कि राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रामसुंदरी देवी ने अपनी दैनंदिन जीवन के अनुभवों का विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना सभा में नहीं मिटता था कि वो ज़रा बैठकर कुछ खा भी लें। ठीक है, इसी तरीके का जो एग्जाम्पल है वो ये यहाँ पर है। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका एक सपना था। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जिसके बाद इन्हें पढ़ने का अवसर मिला। जैसे कि ये एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, इनके पास बहुत ज़मीन थी। उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने से उन्हें रोक दिया गया था। उस समय अंग्रेज़ी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेज़ी अधिकतर लड़कों को पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़ी भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और इंग्लिश पढ़ना लिख लिया था। लिखना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी थी। 1905 में जब वे 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेज़ी भाषा के कौशल का अभ्यास के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी जो थी, एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने का आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। और इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं, हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें, युद्ध के अन्य अस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति को हरा दिया जाता है। मतलब इस तरीके की ही इन्होंने और 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला, जो कि आज भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संघर्ष कर करके इन्होंने इन चीज़ों को बदला। अब अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज की अगर हम रिसेंट डेट की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। उनकी आयु हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, उनके किए जाने वाला काम हो गया। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, स्त्री और पुरुषों का अनुपात कितना है। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का 40% शिक्षित था, अर्थात कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों केवल 15% भाग ही शिक्षित था। अब अगर 2012 की बात करी जाती है तो ये बढ़कर कितना हो गया था, 82% हो गया था। और अगर लड़कियों की बात करी जाती है तो ये कितना हो गया था, 65% हो गया। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। मतलब जो अंतर है उनका, वो भी अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल दी गई है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा अधिक है। क्या होता है, लड़कियों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन 10th के बाद उनकी शादी कर देते हैं, या हद से 12th के बाद उनकी शादी कर देते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कराना या उनको जॉब कराना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है आज की डेट में भी। 2011 की जनगणना से ये पता चलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की
संभावना और भी कम रहती है। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति तो है ही, उसके साथ साथ मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के लिए भी वो स्कूल में बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाती हैं। अब अगर हम बात करें दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों के नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना ही तो कोई उचित स्कूल है और ना ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं होती है, तो अभिभावक क्या करते हैं, लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजते हैं। जो कि परिवार बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा भी नहीं उठा पाते। उनको लगता है घर का एक बड़ा बेटा पढ़ लिया मतलब सब पढ़ लिए, ठीक है, तो बाकी के तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई आपको चिढ़ाया जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो क्या करते हैं, बच्चे स्कूल ही आना छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं महिला आंदोलन की, किस किस तरीके से महिलाओं ने आंदोलन किए हैं। जैसे कि लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है सभी को। अन्य क्षेत्र में भी जैसे कानूनी सुधार हो गया, हिंसा, स्वास्थ्य जैसे लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मिलकर परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए गए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा गया है, ठीक है। अब देश के विभिन्न भागों में ये आंदोलन किए गए हैं। कई पुरुषों ने भी महिलाओं का समर्थन किया है इस चीज़ में। इन आंदोलन में जुटे लोगों ने मेहनत, निष्ठा, उनकी विशेषताएं एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। अब अगर कुछ हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अभियान हो गया, कौन कौन सा हुआ था। जैसे कि 2006 में कानून बना था जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठन ने इस बात की कड़ी आलोचना करी, कानूनी अपराधों को कुछ नहीं कर पा रहा था। इस मुद्दे पर महिलाओं ने सड़कों पर निकलकर एक तरीके से कहते हैं ना विरोध किया, अदालत के दरवाजे खटखटाए, अपने अनुभव दिए। तो उससे एक समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, ये अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके, ठीक है। इस तरीके से अगर हम जागरूकता की बात करते हैं तो औरतों ने अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। जैसे कि गीत हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, जनसभाएं हो गई, इनके द्वारा भी लोगों तक जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। अब जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तो जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है और लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैली हो गई, प्रदर्शन हो गए, बहुत सारे इस तरीके के तरीके भी अपनाए जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने संघर्ष किया है, तब आज हम यहाँ इतनी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें बाकी आगे वीडियोज़ के लिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो मेहनत तो जी तोड़ करनी पड़ेगी। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।